इस गणतंत्र दिवस के महोत्सव में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। इसके लिए मैं अपने दिल से सभी बच्चों का आभार प्रकट करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवारों का सुराख है, ये जो दीवारों में सुराख है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यापकगण, प्रधानाचार्य, ग्रामवासियों एवं प्यारे बच्चों, मैं राष्ट्र निर्माण के विषय में कुछ अपने शब्द व्यक्त करना चाहता हूं। इस गणतंत्र दिवस महोत्सव के आज़ादी का असली मतलब वही जानते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। आज़ादी का मतलब वही जानते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो मिसाल बनकर हमारे देश में 1957 में आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से 5-5 डिग्री का खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के मुद्दों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे निहालों की लोंगटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, मेरे तो घर की रोटियां चली गई, मेरे तो घर की रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और यह खत लिखा करती थी। जरा गौर से सुनना। अम्मा ने खत लिखा है, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, इंच इंच कट जाना, इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वह भी सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता फेसबुक या व्हाट्सएप पे 3 रंग की डिब्बी लगाने से देशभक्त हो जाता है। और यदि आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ में रहने वाला वह बच्चा कहेंगे ये उसकी देशभक्ति। ट्रैफिक की छाव ने नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे या उसकी मजबूरी? देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर
मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो अपने समाज पेट के भूखे होते हैं न वो भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है, वही देशभक्ति है। और हर देश द्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही के समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर, वरना ये कब्रिस्तान भी तेरा है, एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बनाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी अपने देश, अपने समाज, राष्ट्र की आशाओं को बांधाए रखने की है, वही युवा अब 4x4 की छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रम मेरा है, न सरकार मेरी है न रम मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का बेटा हूँ और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे भारत में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोचकर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय देकर ये शिक्षा की बुनियाद रखी, आज उसी देश में विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों को सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का एक कारण कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है, एक तो वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास है। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज की शिक्षित वर्ग की बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानना, दूसरे के धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक इस देश से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा और नहीं हमारे देश का राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर क्यों अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब इस देश में
महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दृश्य नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर विचार करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि देश का हर नागरिक, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि याचन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मानवीय मूल्यों के आंकड़े में जिन सिंह मई और खंड भारत का पढ़ना होगा, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हमारी रक्षा करने वाले जवानों को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, परंतु जब किसी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि हम आपके देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन आप इसे किस प्रकार चलाएंगे, इसके विषय में सोचना होगा। तो हमारे देश के जो सदस्य लोकसभा में चुनकर, विधानसभा में चुनकर गए थे, उनमें से कुछ सदस्यों की एक टीम बनी जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मॉडल यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद दिया गया। BN राव और अन्य व्यक्ति इसमें शामिल थे। तब बाबा साहेब को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप दलित और कुचले समाज से आते हैं, आपने बहुत जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, तो हम आपको हर तरीके से स्वतंत्रता देते हैं कि आप भारत देश के इस संविधान को बनाने में हमारी मदद करें। तब बाबा साहेब एक ऐसी शक्ति थी जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में प्रसिद्ध थे, क्योंकि आज तक उनके जितनी डिग्री कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सका है, और वे भारत के अलावा अन्य देशों में भी बाहर जाते थे, तथा उन्होंने कई देशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करके एक भारत को विशाल संविधान का विशाल संविधान दिया, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे बनाने में। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि हम आज़ादी से पहले 1930 में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान बनाया था, जिसको तैयार कर हर वर्ष, और उन्होंने यह तय किया कि हम हर वर्ष 26 जनवरी के दिन एक स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो तभी से हमारे जो राजनेता थे वो 26 जनवरी के दिन ही स्वाधीनता दिवस मनाते थे। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया, तो उन लोगों ने सोचा कि 2 माह का और इंतजार किया जाए और हम इस संविधान को 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसी कारण से हमारे देश का संविधान 2 माह बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है रिपब्लिक डे, अर्थात जनता के द्वारा जनता का शासन। अब जो भी प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको छोटे पद से लेकर प्रधानमंत्री तक जनता द्वारा ही चुना जाता है, और तभी वह अपने समाज की और देश की समस्या को, जहाँ पर भी विधानसभा, लोकसभा या जिला की जो सभाएं होती है उनमें अपने गांव, देश और प्रदेश की समस्या को रखता है। और 26 जनवरी 1950 से लेकर आज हम 75वां
गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यह केवल तभी संभव हो पाया है जब हमारे देश में संविधान लागू है और आज हर आदमी अपनी वैयक्तिक विचारों को व्यक्त कर सकता है। यह केवल हमें संविधान के द्वारा ही मिला है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, लड़ने वाला और लड़ाने वाला इंसान बुरा। तो आप यदि आपको कोई बहकाए उसके बहकावे में ना आए और अपने कार्यों के प्रति, संविधान के प्रति ईमानदारी से कार्य करते रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान।